के में जो टॉपिक दिया था पॉलिटी का, हमारा फर्स्ट टॉपिक था ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये है पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स। ये 3 टॉपिक जो है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। इसमें जो है हमारे पास पहले पार्ट्स आएंगे, उसके बाद शेड्यूल्स आएंगे, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स आएंगे। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स हैं, हमारे पास 22 पार्ट्स हैं टोटल। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा यहाँ से कि जैसे जो भी आपके पास रेड कलर में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने मेनली इसको पढ़ना है। और यहाँ से जैसे मान लो फंडामेंटल राइट हैं, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये भारत के संविधान के कौन से भाग में आते हैं और कौन से आर्टिकल में आते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में जो है वो आर्टिकल भी दिए हुए हैं और पार्ट्स हैं, आर्टिकल हैं, और कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो इस भाग में और इस आर्टिकल में आते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है ये हमारे पास आता है, टोटल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22। उसमें पार्ट 1 आता है। पार्ट 1 जो है इसमें 1 to 4 आर्टिकल है हमारे पास, जिसमें क्या मैटर आता है, क्या सब्जेक्ट है, संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र जो है इसमें क्या आता है कि जो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का बनना, प्रवेश, स्थापना, या फिर जो हमारे वर्तमान टाइम में, मॉडर्न टाइम में जो राज्य बने हुए हैं उनके जो बाउंड्रीज हैं उनको बढ़ाना, कम करना, उनके नेम्स एटसेट्रा उसमें चेंज करना, ये आएगा भाग 1 और आर्टिकल 1 to 4। उसके बाद भाग 2 में आता है 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11। इसमें आता है सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। पार्ट 3 आता है आर्टिकल 12 to 35, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। और इस भाग को जो है वो संविधान का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। जो पार्ट 3 है, मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ। मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा बोला गया है? पार्ट 3। फिर उसके बाद 4 आता है 36 to 51, 36 से 51 तक। इसमें जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ए स्टेट, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये आते हैं। पार्ट 4A, आर्टिकल 51A, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं जो कि कितनी है? 11 है, और फंडामेंटल राइट है हमारे 6। उसके बाद पार्ट 6 आता है 152, सॉरी पार्ट 5 रह गया, 52 से 151 तक। इसमें संघीय कार्यपालिका के बारे में आएगा। संघीय मतलब हमारी यूनियन गवर्नमेंट जो है इसके बारे में आता है, जैसे कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कैग है, इसके बारे में जो है, पीएम है, लोकसभा, राज्यसभा, हमारी जो पार्लियामेंट है वो, ये सारी चीजें आती हैं पार्ट 5 में। उसके बाद पार्ट 6 में आता है स्टेट, आर्टिकल 152 टू 237 स्टेट आएगा इसमें। स्टेट में जो भी आते हैं आपको पता ही होगा, सीएम है, गवर्नर है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली है, हाई कोर्ट है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी पार्ट 6 में। और उसके बाद जो पार्ट 7 है वो निरस्त है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, अब इसको निरस्त कर दिया है। और पार्ट 8 जो है ये 239 टू 242, इसमें संघ राज्य क्षेत्र, जो रेड रेड जो है मेंशन है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगी। बाकी जो है वो
आप यहाँ से भी देख सकते हैं। पार्ट 9 में जो है ये पंचायतें आती हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 243 आर्टिकल से लेकर 243 जीरो तक ये है पंचायत। उसके बाद 9A में नगर पालिकाएं, 9B में सहकारी समितियां, इस तरह से पार्ट 10 में 244 आर्टिकल SC ST जो क्षेत्र हैं उनके बारे में। पार्ट 11 में आता है केंद्र राज्य संबंध, आर्टिकल 245 से 263। पार्ट 12 264 टू 300 इसमें फाइनेंस प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। और पार्ट 13 301 से 307 इसमें भारत के भीतर या बाहर जो भी थोड़ा सा फास्ट है मैम, फास्ट है, थोड़ा सा ओके फास्ट है, फिर जाना भी है। ठीक है। नहीं, ये आपको दिमाग में बिठाने के लिए आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा बाद में। नहीं ये बट आपको मैम थोड़ा एक सा बार स्ट्राइक कर जाए ना, ठीक है। ये थोड़ा सा फास्ट है। आर्टिकल और पार्ट्स ऐसे हैं, ये आपको अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको ये बहुत बार रिपीट करने पड़ेंगे, तब जाके आपके माइंड में फिर अच्छे से बैठेंगे। थोड़ा सा थोड़े से हाँ जी टिपिकल होते हैं ना ये। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो चलती हूँ। जैसे जैसे अभी आप बिल्कुल जो रेड वाले बता रहे हैं ना मैम, जैसे हम्म। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पे भी क्वेश्चन आता है ये ना, तो कई बार आप डालते भी हैं पार्ट 10 में जो आता है ये आर्टिकल। हाँ जी, पार्ट 10 तो में 244 और 244A आर्टिकल वही रहेगा, 244 244A। इसमें SC और ST का जो क्षेत्र का जो प्रशासन होता है ये आता है इसमें, अनुसूचित इसमें जाति और प्रशासन आता है, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब लोग नहीं आते हैं इसमें, अनुसूचित जाति व जनजातियां नहीं आती हैं। इसमें सिर्फ नहीं, उनका जो प्रशासन रहता है, SC और ST के लिए अलग प्रोविजन है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया हुआ। तो इनका जो प्रशासन आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन इनका अलग रहता है ना, तो ये आता है ओके, इसमें पार्ट 10 में। लोग ही आएंगे इसमें जो भी SC ST में होंगे। अब जो प्रशासन है वो तो लोगों के ऊपर ही चलेगा ना, लोग होंगे तभी तो प्रशासन होगा, ऐसे क्षेत्रों का किसी एरिया का थोड़ी ना होगा। हाँ वही बोल रहे हैं, ठीक है मैम। हाँ जी। और पार्ट 11 है 245 से 263। इसमें केंद्र और राज्यों के संबंध आते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट का जो भी रिलेशन रहता है ये आता है। जैसे किसी राज्य को कोई फाइनेंशियल एड देनी है या कुछ भी है, संबंध होता है इसमें केंद्र और राज्य दो। कोई जॉइंट प्रोजेक्ट है वो चलाना है किसी स्टेट ने, ये आएगा इसमें। उसके बाद 12 में जो है ये फाइनेंस वगैरह आता है, जैसे कि हमारा एक फाइनेंस कमीशन भी है इंडिया का जो आर्टिकल 280 में आता है, प्रॉपर्टी के बारे में। फिर उसके बाद पार्ट 13 है, पार्ट 13 में जो है वो ट्रेड वगैरह का वर्णन आता है, जैसे कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, अपने ही स्टेट्स हैं, उसमें जो ट्रेड वगैरह होता है इसके बारे में बताया गया है 301 से 307 तक। उसके बाद 14 है 300 टू 323। इसमें जो है वो सेंट पार्ट 14 कर रहे हैं ना, संघ और राज्य। इसमें जो है ये आता है जैसे कि पब्लिक सर्विसेज होती है ना संघ और राज्यों के अधीन, जैसे कि हम एक राज्य में HPPSC है, HPPSC हमारे हिमाचल में है ना, जैसे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो ये राज्य में हो गया। और यूनियन में जो है UPSC है। इस तरह की जो सर्विसेज हैं ये आती हैं पार्ट 14 में। और 14A में जो है ये ट्रिब्यूनल आता है। और फिर आता है इलेक्शन।
तो ये इम्पोर्टेंट है। पार्ट 15 में 324 से लेकर के 329 तक यहाँ पे जो है वो इलेक्शन आता है। जो भी निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित जो भी प्रोविजन रहेंगे ये आएंगे पार्ट 15 में। तो ये पार्ट 15 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। 324 से 329 तक। उसके बाद 16 में आते हैं। 16 पार्ट है 332 342। तो इसमें कुछ वर्ग जो हैं, वर्ग कौन से आएंगे इसमें, जैसे कि अनुसूचित जातियां, वही एससी और एसटी हैं, या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़ा वर्ग है। तो इनका जो है वो लोकसभा में जो आरक्षण आता है, लोकसभा में कुछ सीटें इनकी आरक्षित होती है ना, रिजर्व होती हैं, तो ये आती हैं इसमें पार्ट 16 में 330 से 342 तक। उसके बाद पार्ट 17 में आएगा, आर्टिकल है 343 टू 351। इसमें राजभाषा आती है। राजभाषा मतलब जो हमारे यूनियन संघ की भाषा है, या फिर अपनी स्टेटों की भाषा है, प्रदेशों की भाषा है, या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है उनकी भाषा है, उससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन रहते हैं ये आते हैं पार्ट 17 में, आर्टिकल 343 से 351। उसके बाद 361 से लेके 367 तक आता है हमारा 19वां पार्ट। तो इसमें मिसलिनियस जो प्रोविजन है वो रहते हैं, विविध मतलब इसमें जो है वो कुछ राष्ट्रपति भी आ जाएंगे, जैसे संघ के राज्यपाल भी आ जाएंगे, ये स्टेट के हैं, संसद भी आ जाएगी, और राज्य विधानमंडल भी, मतलब मिसलिनियस है ये, यूनियन गवर्नमेंट भी है इसमें और स्टेट गवर्नमेंट भी है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है पार्ट 18 जो 352 से 360 तक आता है आर्टिकल में, और इसमें जो है वो इमरजेंसी जो है वो कौन लागू करता है किसी देश में, हमारे भारत में राष्ट्रपति। राष्ट्रपति लागू करते हैं। तो इमरजेंसी जो है वो 3 तरह की आती है, जिसमें कि फाइनेंशियल इमरजेंसी रहेगी, नेशनल इमरजेंसी रहेगी, और एक स्टेट की रहेगी। जैसे अगर मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट चलाने में सक्सेस नहीं हो रही है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो ये इमरजेंसीज जो हैं तीनों तरह की, आर्टिकल 352 से 360 ये आती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में। अच्छा 19 हमने पहले कर लिया मिसलेनियस ये। और 20 में पार्ट 20 जो है इसमें आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, आर्टिकल 368 जो भी संविधान में संशोधन करना है तो ये इसमें आता है आर्टिकल 368 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, संविधान संशोधन भारत के संविधान के किस पार्ट में आते हैं और किस आर्टिकल में आते हैं। और ये हमने जो प्रक्रिया है संविधान संशोधन की ये कहाँ से ली है, पिछले कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो सोर्सेस हमने किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के, कि जो हमारी संविधान सभा थी उसने लगभग 60 देशों को स्टडी किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, और वहां से फिर कुछ ना कुछ इंडिया में जो है वो ऐड किया है। तो संविधान संशोधन किस देश से लिए गए हैं, बता सकते हैं आप कोई? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं संविधान संशोधन। और इमरजेंसी कहाँ से ली है? जर्मनी। फिर उसके बाद 21 पार्ट आता है 369 टू 392। इसमें कुछ नॉन परमानेंट अस्थाई कुछ प्रोविजन किए गए हैं। पार्ट 22 लास्ट पार्ट 393 टू 395। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं? 395। पार्ट्स 22 और शेड्यूल हैं 12। इसमें आता है हमारे पास संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, मतलब जो हमारे
जो संविधान है उसका शॉर्ट नेम, संक्षिप्त नेम, कब वो प्रारंभ हुआ, ये सारी चीजों का जो प्रोविजन है इसमें किया गया है पार्ट 22 में। ये मैम 12 क्या बताया आपने? 12 क्या? 12 जो है ये है आर्टिकल 264 से 300 तक आता है ये। और इसमें जो वित्त फाइनेंस वगैरह के बारे में बताया गया है। जैसे फाइनेंस कमीशन भी है जो इंडिया में एक वित्त आयोग एस्टैब्लिश किया गया है ना, आर्टिकल 280 में आता है ये वित्त। तो इसमें इसके क्या क्या फंक्शन है, कितने इसमें मेंबर होते हैं, ये हम डिटेल में फिर आगे फर्दर क्लासेस में करेंगे जब भी यहाँ तक पहुंचेंगे। अभी इससे पहले हमारे पास और भी कई कमीशन आएंगे। तो पर आपको जो है वो क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो वित्त आयोग है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में आता है, किस पार्ट में आता है, ये पूछा जाएगा आपसे स्ट्रेट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा डिटेल में जो है वो आगे इसके बारे में नहीं पूछा जाता है, या ज्यादा से ज्यादा इसके कौन इसके जो है वो वर्तमान में अध्यक्ष हैं या कौन इसके पहले अध्यक्ष थे, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो फाइनेंस ओके और मैम। प्रॉपर्टी के बारे में इसमें बताया जाता है आर्टिकल 264 से 300 और पार्ट 12। तो ये थे पार्ट, और इसमें जो रेड रेड है ये आप कर लेना अच्छे से। आई होप ये आपको समझ आए होंगे। मैम एक 19th को फिर से एक्सप्लेन करेंगे? 19 पार्ट 19 जो है। पार्ट 19 जो है इसमें कुछ भी नहीं है, मिसलिनियस है ये। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें यूनियन गवर्नमेंट के भी कुछ प्रोविजन आ सकते हैं और स्टेट के भी आ सकते हैं। जैसे संसद भी आ सकती है और राज्य के विधानमंडल की जो कार्यवाही होती है वो भी इसमें आ सकती है। मिसलिनियस है ये। ओके। उसके बाद शेड्यूल आती है हमारे पास। शेड्यूल्स जो हैं ये कितनी है? 12। और 12 ही इम्पोर्टेंट है शेड्यूल्स। ये क्वेश्चन इसमें आपको इस तरह से बन जाता है कि भारतीय संविधान की जो जैसे भाषाएं हैं, मान लो 22 भाषाओं का उल्लेख है ना हमारे संविधान में, 22 भाषाएं बताई गई हैं। तो ये संविधान की किस अनुसूची में आती है, कौन से शेड्यूल में आती है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम 12 अनुसूचियां हैं, इनको 1 बाय 1 देखते हैं। तो जैसे ये है हमारे पास फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। क्या जो सब्जेक्ट है ये आता है इसमें इसमें संघ और राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ के जो राज्य हैं और जो संघीय क्षेत्र हैं, संघीय क्षेत्र क्या होते हैं? यूटीज, यूनियन टेरिटरीज। कितने हैं हमारे भारत में? 8। 8। हाँ जी। और स्टेट जो है 28। तो भारत संघ के जो राज्य क्षेत्र और संघीय क्षेत्र, इनका वर्णन आता है इसमें पहली अनुसूची में, राज्यों का प्लस यूनियन टेरिटरीज का। उसके बाद सेकंड शेड्यूल जो है इसमें क्या आता है? जो भी भारतीय राज्य व्यवस्था में जो डिफरेंट डिफरेंट जो पदाधिकारी हैं, लाइक जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, सीजी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, कैग है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी के जो वेतन और भत्ते, पेंशन, सैलरीज जो भी हैं, ये आते हैं इसमें सेकंड शेड्यूल में। यहाँ पे आपके पास एक ट्रिक दिया हुआ है इनको याद रखने का, इसको हम लास्ट में फिर थोड़ा सा देख लेंगे कैसे आपने ये याद रखनी है शेड्यूल्स। तो इन पदाधिकारियों के द्वारा लिए जाने वाले पेंशन, वेतन, भत्ते आते हैं इसमें। और जो थर्ड शेड्यूल रहती है हमारे पास, उसमें जो है वो ओथ आती है। इन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा जो शपथ वगैरह ली जाती है, इसके बारे में वर्णन आता है थर्ड शेड्यूल में। और फोर्थ शेड्यूल जो है इसमें राज्यसभा की सीटें जो हैं, कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? टोटल कितनी सीट्स हैं अभी राज्यसभा में? हमारे पास मैक्सिमम 250 हैं, 250। लेकिन
मेंबर इसमें 245 ही हैं करंटली, मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, लेकिन करंटली 245 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको आगे भी अभी डिस्कस कर लेंगे जब हम एक एक चीज पढ़ेंगे, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें 4th शेड्यूल में जो इंडियन स्टेट्स हैं जहां से राज्यसभा के लिए मेंबर जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी दोनों आएंगे इसमें। दोनों से जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है ये आता है 4th शेड्यूल में। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं राज्यसभा में? 4 3। 3 4 जो है वो लोकसभा लोकसभा। लोकसभा तो इस तरह से डिफरेंट इंडियन जो स्टेट्स हैं बाकी भी और यूटीज हैं वहां से जो राज्यसभा के लिए मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं वो ये सारा आता है इसमें 4th शेड्यूल में। और 5th में आता है जो हमारा एससी और एसटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है और कंट्रोल है इसके बारे में। सिर्फ एससी और एसटी ही आएंगे इसमें। और 6th में आता है स्पेशल 4 स्टेट हैं, इनका ही दिया है इसमें। ईस्टर्न स्टेट है इंडिया के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 4 स्टेटों का जनजातीय प्रशासन सिर्फ एसटी एडमिनिस्ट्रेशन आता है। उसके बाद 7th शेड्यूल आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th शेड्यूल में जो भी हमारी यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है इसके बीच में जो पावर्स हैं वो बांटी गई हैं, केंद्र और राज्य संबंध। इसका मतलब क्या है कि 3 लिस्ट्स दी हैं हमारे पास। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। अब कुछ विषय कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही जो है वो डिसीजन लेती है और उसी का ही कंट्रोल होता है, तो वो मैटर आते हैं यूनियन लिस्ट में, संघ सूची में। जैसे बैंकिंग है, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, फॉरेन मैटर्स हैं, रेलवेज हैं, इस तरह से और भी कई ज्यादा हैं। लेकिन आपको पूरे डिटेल में याद नहीं रखने हैं। टोटल जो है इसमें आते हैं 100 सब्जेक्ट, 100 आते हैं यूनियन लिस्ट में। और स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है और वही जो है उसमें डिसीजन लेती है। जैसे पब्लिक हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, पुलिस है, ट्रेड है, ये सारी चीजें। इस तरह से इसमें टोटल सब्जेक्ट आते हैं 61। फिर इंपॉर्टेंट लिस्ट आती है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट में क्या है कि जिसमें यूनियन गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है और स्टेट भी ले सकती है, दोनों मिलके ले सकते हैं इसमें। तो इसमें जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? फॉरेस्ट, एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एजुकेशन इसमें नहीं था, एजुकेशन जो था वो स्टेट लिस्ट में था, लेकिन अब जो है ये कनकरेंट लिस्ट में आ गया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि शिक्षा जो है वो किस सूची में शामिल है, तो ये आएगा समवर्ती सूची, या इंग्लिश में इसको कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। और इसमें जो है वो टोटल सब्जेक्ट आते हैं हमारे 47। तो ये आते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में, ये जो 3 लिस्ट हैं। ये क्लियर होगी आपको? ये अभी मैम भी कोई बात? शिक्षा का अधिकार वाला। शिक्षा का अधिकार जो है ये कनकरेंट लिस्ट में आता है, यहाँ पे मैंने ये मेंशन तो किया। और अगर हम अच्छा। इसमें आर्टिकल की बात करते हैं तो ये 21A में आता है, एजुकेशन। साइको में भी हम कई बार ये डिस्कस कर चुके हैं, एसएस से जब हमने पढ़ा था। अभी फंडामेंटल राइट्स करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा ये। उसके बाद
नेक्स्ट शेड्यूल आती है हमारे पास 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या आता है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको अप्रूवल किया गया है, 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं को डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है। टोटल लैंग्वेजेस हैं 22। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस टाइम सिर्फ 14 ही लैंग्वेजेस जिसमें अप्रूवल की गई थी। फिर उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए जिसमें कि बाकी की जो बचती हैं, कितनी बचती हैं, 8। ये 8 इसमें बाकी बाद में जोड़ी गई। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। इस अमेंडमेंट में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ ये, 1992 में। इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। इसमें जो है 2003 में हुआ था ये, यहाँ पे ईयर जो है वो ऐड नहीं किया है। 2003 में हुआ था ये 92वां संवैधानिक संशोधन, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई। अब टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई हैं, 22। उसके बाद 9th शेड्यूल आती है हमारे पास। तो इसमें लैंड रिफॉर्म जो लॉ है, भूमि सुधार, ये किया गया इसमें। और जब हमारा संविधान बना था ना तो सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थी। फिर उसके बाद ये जो 4 अनुसूचियां हैं ये बाद में जोड़ी गई हैं। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए जिनमें कि ये जोड़ी गई। जैसे हमारे पास 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, ये संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951। उस टाइम ये जोड़ी गई थी 1951 में। इसमें क्या बोला गया कि भूमि सुधार और जो जमींदारी प्रथा है उसको खत्म करना है। अब देखो 1951 में मतलब 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ के जाते हैं और अंग्रेजों ने भारत की इतनी बुरी जो थी दुर्दशा कर रखी थी कि उन्होंने एक जमींदारी सिस्टम जो था वो यहाँ पे लागू किया था। अब ये जमींदारी सिस्टम क्या था जिसको कि इस शेड्यूल में खत्म किया गया। तो ये जमींदारी सिस्टम था कि जो जमींदार थे वो किसानों से टैक्स लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, मतलब ब्रिटिशरों ने उनको अपॉइंट किया था। अगर मान लो किसान पूरा टैक्स नहीं दे पाते या जो था वो कई बार फसल नहीं अच्छे से हो रही है तो वो आधा टैक्स दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको ये राइट दिया था कि आप उनसे उनकी जमीनें भी छीन सकते हो। तो ये जमींदारी सिस्टम एक गलत सिस्टम था इंडिया में, जो कि किसानों का जो था वो उनको एक्सप्लॉइट करता था, उनका शोषण करता था। तो इस तरह से इस जमींदारी प्रथा को फिर एक कानून बना करके भारत से जो था वो खत्म कर दिया था। 9वीं अनुसूची में इसका वर्णन दिया किया था। फिर उसके बाद 10वीं आती है हमारे पास अगली। तो इसमें जो है वो दल बदल, एंटी डिफेक्शन, मतलब दल बदल जो विरोधी कानून है इसको पास किया गया। और ये शेड्यूल जो थी वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ी गई थी, ये हमारे पास 52 गुंजवां संविधानिक संशोधन था। शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, संशोधन। और ये कब हुआ था, 1985 में, उस टाइम इसको जोड़ा गया था। और इसमें जो है वो संसद और विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको बोला गया, उनके बारे में बताया गया था कि उनको दल बदल नहीं करना है, जैसे कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, इस तरह का। उसके बाद 11th शेड्यूल आती है। तो
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पंचायती राज जो है इसका वर्णन किया गया है। पंचायत की जो शक्तियां हैं, अधिकार है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके बारे में बताया गया है। और इसमें 29 सब्जेक्ट आते हैं टोटल। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कब जोड़ा गया था? 1992 में। और उस टाइम कौन सा अमेंडमेंट था ये? 73rd अमेंडमेंट। उसके बाद लास्ट शेड्यूल आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें जो है वो म्युनिसिपल नगर पालिका, जैसे पंचायत ग्रामीण रूरल एरिया में जो है वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है ना, तो नगर पालिका जो है वो अर्बन एरिया में होती है। तो इसको भी जो है वो 1992 में ही जोड़ा गया था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 74। और इसमें टोटल जो सब्जेक्ट दिए गए थे ये कितने थे? 18। तो ये अनुसूचियां थी, इनके बारे में आपको क्लियर हुआ? यस मैम। उसके बाद ये थोड़ा सा ट्रिक दिया है यहाँ पे, कैसे आपने इनको याद रखना है। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स में पहली शेड्यूल आती है टेरिटोरियल्स, जिसमें कि टेरिटोरीज संघ और राज्य क्षेत्र हैं। ई से आता है हमारे पास इमोल्यूमेंट्स, जिसमें कि उपलब्धियां या जो पदाधिकारी हैं उनके पेंशन, सैलरीज जो भी आते हैं, वेतन भत्ते। उसके बाद ए आता है। ए में अफर्मेशन एंड ओथ, उनके द्वारा ली गई शपथ। उसके बाद आता है राज्यसभा। आर से राज्यसभा, तो जितने भी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहां से राज्यसभा सीटों का बंटवारा। फिर आता है एस, शेड्यूल्ड एरिया, SC ST का जो है वो प्रशासन। फिर उसके बाद आता है ओ, अदर ट्राइबल, जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद फेडरल लिस्ट, ये एफ, जिसमें कि 3 लिस्टें हमने पढ़ी। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, 8वीं अनुसूची। एल से लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, ये 9वीं अनुसूची। डी से डिफेक्शन, दल विरोधी कानून, 10वीं। पी से पंचायत, 11वीं। और एम से म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका। ये भी आसान सा ट्रिक है, अगर इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके इसमें से बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हो मैम? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से यही बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे कि ये दिया है आपके पास, मान लो कि संविधान में जैसे 22 भाषाएं दी हैं, तो ये पूछा जा सकता है कि ये भारतीय संविधान के किस अनुसूची में आती हैं। ऐसे पूछा जाएगा आपसे सीधा क्वेश्चन। बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको वैसे थोड़ा सा डिटेल में बता दिया इसके बारे में, लेकिन आपको जो है वो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या क्या है इस शेड्यूल में, बस। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पार्ट्स हैं, शेड्यूल हैं, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन से। वही वही पूछ रहे हैं कि मैम फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन जैसे क्या आता है, जैसे फ्रिक्वेंटली जो पूछा जाता है। फ्रीक्वेंटली जैसे ये पूछ लेंगे कनकरेंट लिस्ट, ये कई बार पूछा गया है, इसकी ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है। कनकरेंट लिस्ट किस शेड्यूल में है, या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी शेड्यूल्स हैं, मूल जब संविधान बना था तो कितनी थी, अब कितनी हो गई हैं। और इसमें पार्ट्स में जो मैंने आपको ये रेड इसमें किया है ना, रेड लाइन, रेड इंक से मेंशन है, जी मैम। तो ये आपने अच्छे से कर लेना है, यहाँ से आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स हैं, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यहाँ पे तो आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, जो भी ये है यहाँ पे नोट्स बने हुए। लेकिन आपको जो 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 चीजें मैं अंडरलाइन करती हूँ, जो बताती हूँ, आपने वही देखनी है, पूरा नहीं करने की जरूरत है आपको। जैसे अब फंडामेंटल राइट है, तो इसमें हम क्या क्या करेंगे।
क्या क्या है जो आपको क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के लिए बन सकता है यहाँ से। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है। तो ये मैंने आपको पार्ट बता दिया, पार्ट 3। कौन कौन से आर्टिकल में आते हैं, 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या बोला जाता है, भारत का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं इसको। बस अब हमने ये किस देश के संविधान से लिए हैं, यूएस से। फिर उसके बाद कि जब भारत का संविधान बना तो 7 अधिकार थे, मौलिक अधिकार, लेकिन एक फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जो अब खत्म हो गया है। उसको अब लीगल राइट बना दिया गया है, लीगल राइट। तो अब ये खत्म हो गया है, अब हमारे पास 6 ही बचते हैं। फिर हम इनको फटाफट ऐसे देख लेते हैं कि पहले हमारे पास कौन सा आता है। तो पहले आता है राइट टू इक्वलिटी। मतलब जो हमारे मौलिक अधिकार बचे हैं वो 6 अधिकार ही हैं अभी, है ना। हाँ जी, 7वां जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गया है, अब उसको अब लीगल राइट बना दिया है, कानूनी अधिकार। और इसको बनाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 44, शायद यहाँ पे मेंशन होगा या नहीं, ऐसे हाँ ये है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में, तब खत्म कर दिया था इसको। ये करवा दूं आपको या बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? मैम इम्पोर्टेंट मेन चीजें करवाओ आप, ऐसे फिर वो सारा ही हो जाएगा। ठीक है। जैसे फर्स्ट राइट आएगा हमारे पास, राइट टू इक्वलिटी, कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, एक ही बात। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आएंगे हमारे पास, आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा कि कानून राइट टू इक्वलिटी जो है ये, इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। तो ये आएगा आपका 14 से 18, 14 से 18। अब इसमें फर्दर क्या क्या दिया हुआ है, जैसे 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। बहुत ही बार ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को प्रोविजन जो है वो इसमें दिया है, अनटचेबिलिटी को खत्म किया है। तो ये आएगा आर्टिकल 17। तो ये आपने मेनली इसमें याद रखना है फर्दर। उसके बाद ये हमारा सेकंड राइट है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है ये आता है आर्टिकल 19 टू 22। अब ये 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। इसमें हमारे पास फर्दर क्या क्या दिया है, अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, बिल्कुल इजी है ये, एक बार पढ़ के आप इसको समझ सकते हो। ये जो आर्टिकल 19 है इसमें कुछ प्रोविजन किए हुए हैं, फर्दर इसमें 5-6 प्रोविजन है, 19A, 19B, C, इस तरह से आते हैं ये। तो जैसे 19A में प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है, उसको कहीं पे भी जो है वो सभा या शांतिपूर्वक जो मीटिंग्स रहती है उसको करने का अधिकार है, समिति या संघ कुछ भी बनाना है तो उसका राइट है।
देश के किसी भी कोने में वो आसानी से आ जा सकता है विदाउट वीज़ा। उसको देश में कहीं भी वो बस सकता है, कुछ भी अपना काम कर सकता है, जॉब या जो भी उसका ऑक्यूपेशन है, ये व्यवसाय, व्यापार कुछ भी कर सकता है। ये सारा आता है 19 में। उसके बाद आर्टिकल 20 और 21 भी इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में मैं आपको इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जब भी हमारे देश में इमरजेंसी लागू होती है, नेशनल इमरजेंसी लागू होती है। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? जब भी दूसरी कोई कंट्री अटैक कर दे या युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है, तो राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है? देश में इमरजेंसी लागू कर देता है आर्टिकल 350 में, 352 में। और जब भी मान लो देश में इमरजेंसी लागू हो गई, तो ये जो 2 आर्टिकल हैं ये खत्म नहीं होते हैं कभी भी। बाकी फंडामेंटल राइट अपने आप खत्म हो जाते हैं, उतना टाइम खत्म होते हैं जब तक इमरजेंसी है, लेकिन ये 2 राइट जो हैं ये कभी भी खत्म नहीं होते हैं। तो ये आपने स्पेशली याद रखने हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि देश में आपातकालीन उपबंध लागू होने पर कौन-कौन से जो आर्टिकल हैं वो खत्म नहीं होते हैं। 20 और 21। 20 क्या है इसमें कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ क्राइम किया है, कोई किसी उसमें क्राइम में गिल्टी पाया गया है, तो जो भी पनिशमेंट बनी होगी उस टाइम की, उसी के अकॉर्डिंग उसको सजा मिलेगी। और एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी। और जो जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उसे अपने आप के खिलाफ गवाही देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। ये आता है आर्टिकल 20। और 21 आता है जिसमें कि हम हमारे लिए जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जैसे हमें विदेश जाने का जो राइट, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी फैसिलिटीज जो हैं ये मिलनी चाहिए, जीवन का अधिकार। फिर उसके बाद ये हमारा थर्ड राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 ही आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। 23 में आएगा कि जैसे बेगार प्रथा थी, जबरदस्ती काम करवाना, बलात् श्रम, बच्चों से काम करवाना, ये आएगा आर्टिकल 23। 24 में आएगा कि 14 साल से कम बच्चे को कारखानों में जो है वो काम करने के लिए नहीं रखा जाएगा। ये है हमारा चौथा राइट। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 4 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। तो फर्दर इनकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसका नाम याद रखना है। और 25 से 28 जो है ये आर्टिकल है जिसमें ये आता है। उसके बाद ये आता है हमारा 5th राइट, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसमें माइनॉरिटीज के बारे में बताया गया है, जो भी अल्पसंख्यक हैं, जैसे मुस्लिम हैं तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया हुआ है। तो ये आर्टिकल 29 और 30 में आता है। माइनॉरिटीज जो हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन है, या उनके उनके हितों की रक्षा करने के लिए आर्टिकल 29। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास 6, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें सिर्फ एक ही आर्टिकल आता है, आर्टिकल 32। इसमें क्या प्रोविजन किया गया है कि अगर कोई भी
ये जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है, तो इसके लिए हम कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। तो ये आता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, कौन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है इनको, संविधान का निर्माता। इन्होंने इस आर्टिकल को संविधान का हृदय, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोला था। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। किसने भारतीय संविधान, किस आर्टिकल को बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बोला गया था? आर्टिकल 32। और उसके बाद जब कोई व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, तो कोर्ट के द्वारा 5 रिट्स इसमें जो है वो जारी की जाती है। तो आपने ये सिर्फ नाम ही याद रखना है, 5 रिट्स, बाकी आपको फर्दर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो ये थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। ये समझ आ गया आपको? 6 राइट जो हैं। यस मैम। ठीक है, फिर आज की क्लास के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी।